बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हर महीने के पहले और दूसरे इतवार को सेहत है ज़िंदगी का जो सेगमेंट होता है आस्क ए जीपी, वो हम आपके पेश करते हैं। हमारे इस फॉर्मेट के अंदर हमारे जो मेहमान डॉक्टर हैं वो आपके सवालात के जवाब देते हैं। आप हमें टेलीफोन लाइन पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज दे सकते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें। तो हमारे आज के सेगमेंट आस्क ए जीपी में हमारे जो मेहमान डॉक्टर हैं वो हैं जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब, जो कि हर इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शरीक होते हैं। हम अपना आज का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करते हैं। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने एक जो है तबाही का सामान पैदा किया, बहुत ज़्यादा अमवात हुई और अब उससे बचाव के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को जो है ना मुतारफ़ कराया जा रहा है। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने इस वैक्सीनेशन को जो है वो लॉन्च किया है। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस वैक्सीनेशन के बारे में और फिर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आप अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं सेहत के हवाले से वो भी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि अभी जो वैक्सीनेशन आई है इस हवाले से हमें बताएंगे ये क्या है, इसके कितने असरात हैं, इस पॉजिटिव जो इसके कोई अभी तक फीडबैक आया है या नहीं आया, या जो लोग हैं यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो किस तरतीब से डॉक्टर के पास जाएंगे, आया कि जिसको अलामात नहीं हैं क्या वो पहले जाके लगवा सकता है, या फिर कोई इसका पैरामीटर तय किया गया है कि किन लोगों को वैक्सीन जो है वो पहले दी जाएगी और फिर किन लोगों को जो है बाद में दी जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वैक्सीन तो आ गई है, उसको लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाएगा। और ये बहस चल रही है कि आखिरकार फर्स्ट किसको दी जाए, सेकंड किसको दी जाए, थर्ड किसको दी जाए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस वक्त जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन जो एक चीज़ पे अभी कंसेंसस बन गया है वो ये है कि जो एल्डरली हैं 80+ या लोग जो कि केयर होम्स वगैरह में हैं, तो उनको वैक्सीनेशन पहले दी जाएगी। प्लान ये भी था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, केयर वर्कर्स को भी इसी ग्रुप में डाला जाएगा और शुरू में ही उनको सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ अगेन देयर सम डिबेट गोइंग ऑन कि पहले एल्डरली को दे दिया जाए, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन मेरे ख्याल में जो 80+ ग्रुप और हाई रिस्क ग्रुप है उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद 75+, और उसमें हो सकता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वगैरह का भी आ जाए। वैक्सीन अभी देना तो शुरू नहीं किया, लेकिन अगले हफ्ते से मुख्तलिफ़ जगहों पे शुरू हो रही है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं देने के। वही मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि अगर घर में कोई एक फ़र्द है उसको कोरोना वायरस की इलामात मतलब उसमें ज़ाहिर है या ऑलरेडी उसको कोरोना वायरस है, तो वो किस तरह से कांटेक्ट करेगा? क्या वो जीपी के पास जाएगा या फार्मेसी पे जाएगा या हॉस्पिटल में कांटेक्ट करेगा? वैक्सीनेशन जो है वो जिनको हो चुका है उनके लिए तो नहीं है, वैक्सीनेशन तो बचाव के लिए है। तो वैक्सीनेशन तो जिसको कोरोना हुआ है उसको तो उसी तरह डील किया जाएगा कि जिस तरह के अभी डील किया जा रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। घर पे रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, हाथ धोने के लिए, मास्क पहनने के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ लाइक पैरासीटामोल और अदर बिट्स एंड पीसेस दे हैव टू यूज़, अदरवाइज़ वो तो वैसे ही फॉलो रहेगा। जिनको नहीं है वैक्सीनेशन तो बचाव के लिए है, और उसके लिए जैसे मैंने कहा जो एज ग्रुप्स हैं उनको पहले दी जाएगी और हाई रिस्क लोगों को पहले दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर वर्कर्स का बारी है, उसके बाद 75+ है। अगेन प्लान इज़ नॉट 100% येट, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को लेटर्स भेजेगी और उनको इनवाइट करेगी और उनको बताएगी कि उनके इलाकों में कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हो रही हैं और वो किस किस तरह इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेंट्रली एक चीज़ इट्स मीन कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिल सकती है या जीपी के पास, ये मुख्तलिफ लोकेशंस पर भी अवेलेबल होगी। देखिए ना, पूरी एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 6 months 7 months पूरी पॉपुलेशन को ही देनी है वैक्सीन। तो वैक्सीन पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक इंजेक्शन लगाना है तो कोई ये मजाक तो नहीं है, इट्स अ बिग टास्क। और हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने काम भी कर रहे हैं, जीपीज़ भी अपने काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो डेली हमारे इश्यूज़ हैं वो तो चल रहे हैं। उसके बाद इन एडिशन ये वर्क है ना, ख़ास के अब तो फ्लू का सीज़न है तो फ्लू जैब्स का भी सिलसिला चल रहा है, तो ये इट्स अ वेरी ह्यूज वर्कलोड जो कि जीपीज़ और मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास आया है। यकीनन इसके लिए मेरे ख़्याल में
तो सबको मदद करनी होगी। मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने सुना है वो हो सकता है दे आर गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम आर्मी एज वेल, मेकिंग सेंटर्स। इसके अलावा जीपीज़ के भी सेंटर्स होंगे। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ लोगों के, एक आदमी तो उसको कवर कर ही नहीं सकता। जीपी सर्जरीज तो उसको सवाल ही नहीं पैदा तो कवर कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली दे विल नीड हेल्प फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। दूसरे सही है। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आज के जीपी सेगमेंट के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। आप अपनी सेहत के हवाले से, अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद ताज डरबी से बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, मेरी उम्र 58 है जी, वजन 70 किलो है। जी जी। मुझे प्रॉब्लम है, मेरे ब्लड वाइट सेल आई है और ब्लड अकाउंट लो है। रिसेंटली ब्लड टेस्ट हुए हैं। अच्छा, ये ब्लड वाइट सेल आई क्यों है, इसकी क्या वजह है? वाइट सेल नॉर्मली हाई होते हैं इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन, पेशाब का, छाती का या कोई किस्म का इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसमें वो हाई हो जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए किसी को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे किसी को ज़ख़म हो गया हो या किस तरह कोई भी इन्फेक्शन हो स्किन का, उसमें वाइट सेल काउंट हाई हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक के साथ या जो भी जिस तरह का भी इन्फेक्शन है, उसके बाद आहिस्ता 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 वाइट सेल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और उसको वो बेहतर हो जाते हैं। हाँ, अगर आपका फुल ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन लो आ रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। उसके लिए आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। तो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसके लिए, एंडोस्कोपीज़ होती हैं, तो डिपेंड करता है आपकी क्या हिस्ट्री है। लेकिन वाइट ब्लड सेल का ये वजह है हाई होने की। डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। मैं नाजरीन आपको ये बताता चलूँ कि जो भी कॉलर है उस सब के लिए ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो कॉल करें तो अपना नाम बता दें, अपनी एज लाजमी बताएं, क्योंकि ये डॉक्टर साहब हमारे हर कॉलर को ये कहते हैं कि अगर कोई नाम नहीं बता सकता हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एज जो है और उसके साथ वज़न जो है आपका, ये दो चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट हैं, आपने बतानी है। चलते हैं अपने दूसरे कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे आप लोगों के प्रोग्राम का इंतजार था आज, तो मैं दुआ हम हाजिर हैं। आप लोग आए आज। जी थैंक यू वेरी मच। पता, मैं डॉक्टर साहब की हमेशा तारीफ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत तारीफ के काबिल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो मुझे अब इंजेक्शन लगेगा। आपकी एज क्या है? आप, मुझे याद नहीं है आपकी एज क्या है। 74 गुलशन मेरा नाम। हाँ हाँ, मुझे याद है नाम आपका। आपकी एज याद नहीं थी। आपको इंजेक्शन मेरे ख्याल में सेकंड उसमें 74 है। हाँ, जो 80 प्लस का पहले है, लेकिन आप फिर भी इंशाल्लाह आपको जल्द ही आप कैटेगरी में आ जाएंगी तो आपको लग जाएगा इंजेक्शन, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। अच्छा, मैंने अभी एक और भी बात करनी है। बोले बोले जी बोलिए, प्रोग्राम आपके लिए। मुझे आपने बैग का कहा था जी जी कि आप 5 मिनट चला करें, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता था। जी तो जी। मैं चल रही हूँ, उसके साथ मुझे काफी फर्क है। और आपने कहा था 6 महीने चलना है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरा जो बाइडेन इंशाल्लाह बाइडेन के साथ मुकाबला होगा। इंशाल्लाह वेरी मच जी। इंशाल्लाह आप जीत जाएंगी रेस। हाँ जी, आप रेस जीत जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। जी डॉक्टर साहब, अभी देखें लोगों को, चूँकि एक तो मैं नाजरीन को यहाँ डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से बताता चलूँ कि इस महीने में हमारा ये प्रोग्राम वो 3 मरतबा होगा। जो हमारा सेगमेंट है एक्चुअली सेहत है ज़िंदगी का, आज के जीपी, अगले इतवार को भी और उससे अगले इतवार को भी इंशाल्लाह जो है ना हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और आपका जो फीडबैक है उससे हमें बड़ी पजीराई मिलती है, हौसला अफजाई होती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने पूछा अभी कि ये शिवा 74 तो वो सेकंड फेज़ के अंदर आएंगी। जी जी। तो आप एक बात कर रहे थे कि जो इन लोगों को कोरोना ऑलरेडी हो चुका है, एक्चुअली जो फेज़ से निकल गए हैं, लेकिन क्या उनको दोबारा होने के इम्कानात नहीं है? तो वैक्सीनेशन उनको नहीं मिलेगी क्या? मेरे ख्याल में उनको वैक्सीनेशन मिलेगी। और अमेरिका में भी आई थिंक दे हैव डिसाइडेड दैट कि जो लोग कोविड हो चुका है उनको भी देंगे, क्योंकि कुछ एक्चुअली ये मिक्स स्टडीज़ हैं इसमें। बाज़ कहते हैं कि जिनको हो चुका है उनको दोबारा कोविड नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ लोग हैं जिनको कि कोविड हुआ और बाद में दोबारा भी हो गया। तो इस वजह से जो है एहतियातन मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ही दिया जाएगा, डजंट मैटर। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो होती है। सही। और जो इसमें फिर एक कैटेगरी की आपने बात नहीं की, वो हैं किड्स, जो स्कूल के बच्चे हैं या इस तरह,
क्या आपको लगता है कि वो एंड में आएंगे, लेकिन उनको भी हाँ अभी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन पे कोई ऐसा डिबेट नहीं है। आई डोंट नो वेदर दे गोना बी गेटिंग इट और नॉट येट। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन से आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन का जो हमारा सेगमेंट है, इसके अंदर आपने बताया कि बहुत सारे जो हैं लोगों को किस तरह मरहलावार जाएगी। हमें जो गुज़श्ता प्रोग्रामों में फ़ीडबैक आया था वो जनरल हेल्थ के हवाले से बात आई थी। उसमें लोगों ने हमें क्वेश्चन किया, मोस्टली लोगों का इशू है वेट लूज़ करने का। हेल्थ कॉन्शियस जो है वो कुछ एज में ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी उनको हेल्थ का जो है वो ख्याल आ रहा है कि हम किस तरह इसको मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि जब आप उम्र के अगले हिस्से में जाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें आती हैं। तो आप काइंडली कुछ ऐसा लोगों को, हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि किस तरह से वो अपना, जो ओवरवेटेड लोग हैं, जी जी किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, उनको किन किन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और फिर किस हद तक उस पर कारबंद रहना पड़ेगा। जैसे कि हमारे तमाम प्रोग्राम हैं उसमें जी। अक्सर कॉलर्स आपने देखा होगा बैक प्रॉब्लम्स के साथ, डायबिटीज़ के इश्यूज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, ये हमारे जी। कितने कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि जी। हम अक्सर हमारे कॉलर्स हमसे सवाल करते हैं उसके मुतालिक, या जोड़ों के दर्द के मुतालिक, घुटनों में दर्द हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, वेट की आपने बात की, तो इससे काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आप वेट रिडक्शन करते हैं तो डायबिटीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर से प्रिवेंशन हो सकती है, जोड़ों में दर्द है या बैक में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी कमी आ सकती है। तो ज़ाहिर है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लूजिंग वेट इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, ख़ास के हमारी जो एशियन कम्युनिटी है। एक्चुअली वेट गेन आफ्टर सर्टेन एज तो सभी का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि हमारे खाने भी थोड़े से डिफरेंट हैं, रिच हैं, और तेल और चिकनाई का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के वेट रिडक्शन से लोगों की डायबिटीज़ में एक तो प्रिवेंशन भी हो जाती है, अगर हो गई है तो उसमें कमी आ जाती है, गोलियां ज़्यादा ले रहे हैं तो कम ले सकते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का भी है कि अगर कोई शख्स वेट ज़्यादा है, उसका हाई ब्लड प्रेशर की 2-3 गोलियां ले रहा है, अगर वो वेट रिड्यूस करता है तो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ कम हो सकती हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा वेट का इशू है तो हो सकता है बाज़ दफ़ा ये ख़त्म भी हो जाता है। तो फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो एक हमेशा एडवाइस देता हूँ लोगों को कि इसकी शुरू से जहन में रखें। 40 साल की उम्र से आगे जैसे आप जाते हैं तो आप इसको ज़रूर अपने जहन में रखें कि वेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियां हैं वो आफ्टर दैट एज ही आती हैं। तो आई थिंक प्रिवेंशन में ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, उस स्टेज पे जाए नहीं। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री भी है तो कम से कम आप डिले तो कर सकते हैं। अगर आप 50 साल की एज में आपको होना था तो अगर 55 या 60 में होता है तो एटलीस्ट यू हैव 10 years आउट ऑफ विदाउट एनी इश्यूज़। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए, आई नो इट्स नॉट ईजी अपने चीज़ों को डिसिप्लिन डॉक्टर साहब, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये इस चीज़ का एक बड़ा इशू है। जैसे सबसे अहम चीज़ तो ग़िज़ा है कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सी खुराक ले रहे हैं। जी। कुछ लोग हैं जो परहेज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको चावल खाना पसंद है, वो उससे नहीं हट सकते। तो जो क्वेश्चन असल में हमें फीडबैक के ज़रिए मिले थे वो बड़े मिले जुले थे, और कुछ ऐसे थे कि हम खाने भी खाएं और हमारा जो वज़न है वो भी ज़्यादा ना हो, और हम शुगर और इस तरह की चीज़ों से बच सकें। तो आप उनको एक्चुअली बताएंगे किसी ना किसी चीज़ की तो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए, खाने में डेफिनेटली आपको खाने में एहतियात तो करनी पड़ेगी, और खाने ख़ास के जो चिकनाई वाले खाने हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा, तेल वाली चीज़ें जो रोकनी पड़ेंगी। तो ज़रा खाने में सेक्रीफाइस के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप लोगों को बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर इस कंट्री में, यूके के अंदर, तो लोगों को एक्सरसाइज करने का और जिम जाने का एक बड़ा रुझान है कि लोग अपने आप को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी है फार्मूला कि आप ग़िज़ा को कम कर दें, लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपके घर से दूर पड़ता है, तो आप वॉक कर लें या छोटी मोटी चीज़ें, तो उस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिम जाना ज़रूरी तो नहीं है। खैर, अगर आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर सो डिसिप्लिन एक्चुअली, और आप जैसे आपने कहा कि आप वॉक पे चले जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें आधा घंटा 1 घंटा रोज़ का, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन बात वही आती है कि 1 घंटे की स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी जो है ना, वो उतनी कैलोरी बर्न करती है जो कि आप एक पराठे में खा लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप जब तक इनटेक को नहीं बैलेंस करेंगे तो एक्सरसाइज भी बुनियादी तौर पे सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो खाने को ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैंने कहा कि 1 घंटे की रोज़ एक्सरसाइज इज़ अ लॉट एक्चुअली। डॉक्टर साहब, इसमें नींद का कितना मुद्दा है कि आप नींद प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इस हवाले से लोगों को बता दें। बिल्कुल, नींद का बहुत ज़रूरी है, और बल्कि एक्सरसाइज से तो नींद में भी बेहतरी आती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं या जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, उसमें आपकी नींद में भी बेहतरी आती है, आपको नींद सही टाइम पे आती है। अगर आप सही से सोएंगे नहीं
तो न सिर्फ उसके जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पे भी उसके अमराज बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। तो डेफिनेटली उसके तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी, और उसका जो सेगमेंट है आस्क ए जीपी, इस हवाले से आप हमारे जो टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेहत के हवाले से कोई भी इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वबा की सूरत में है फैला हुआ, उस हवाले से अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आप उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही रहनुमाई मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने इस हवाले से बात की थी वज़न के रिड्यूस के हवाले से, उसमें आपने एक तज़किरा किया जोड़ों का दर्द। तो कुछ लोग तो एथलीट होते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, दे गाना भी फिट, उनको बड़ी जल्दी एहसास हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसको एहसास हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल रूटीन वर्क में जाते हैं, ऑफिस वर्क में जाते हैं या इस तरह, उन्हें कुछ बाज़ का चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। तो ये जोड़ों के दर्द के हवाले से बताएं कि ये किस एज में इफ़ेक्ट ज़्यादा करते हैं और इसकी प्रिवेंशन का क्या तरीका कार है। और ये बड़ा कॉमन इशू है एक्चुअली, हमारी जो एशियन सोसाइटी है उसमें तो बहुत ही कॉमन इशू है। और बल्कि लास्ट हमारे प्रोग्राम में काफ़ी लोगों ने सवाल किया भी था एक्चुअली जोड़ों से मुताल्लिक़। देखिए, जोड़ों का दर्द की मुख्तलिफ वजूहत हैं। जो मोस्ट कॉमन वजह है आफ्टर सर्टेन एज वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बेसिकली वेयर एंड टेयर, जोड़ों का घिस जाना, ख़ास के वेट बेयरिंग जॉइंट्स लाइक हिप और नीज़, उनका घिस जाने की वजह से ये होता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपने बोला कि एज है, और दूसरा हमारा वज़न भी है, जिससे कि वेट और वज़न की वजह से हमारे जोड़ों के दर्द में और ख़राबी पैदा हो जाती है। बचाव के लिए ऑफ कोर्स किसी भी जोड़ों के दर्द के बचाव के लिए आपको थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी, पेन रिलीफ और वेट रिडक्शन और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए। तो जैसे हमारे लास्ट प्रोग्राम में एक साहब, मेरे ख्याल में उनके नी में कोई दर्द हो रहा था पिछले 2-3 महीनों से। सो सबसे पहले मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई इस तरह का दर्द अचानक शुरू हुआ है, उसकी वजह देख लें। अगर कोई मेजर इंजरी हुई है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल जाएं या दिखा लें। अगर कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक दर्द शुरू हो गया हो, या बैक में या नी में, या फिर सडनली स्टैंड अप होते हुए कोई दर्द शुरू हो गया, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हम एडवाइस करते हैं कि रेस्ट करें थोड़े दिन, आइस पैक्स रख लें, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स लाइक आइबो जेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो कर लें। इसके अलावा रेगुलर ओवर द काउंटर पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आहिस्ता 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 अपनी लाइफस्टाइल को रिज्यूम करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को चोट लगी है या स्प्रेन हुआ है या मोच आई है, और वो फ़ौरन जंप करके अपनी लाइफ को दोबारा से उसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे होता ही है कि उनकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो अफेक्ट हो जाता है, और वो फिर लंबा चलता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं हमेशा एक चीज़ एडवाइस करता हूँ फॉर स्पेशली बैक एक्स एंड नी पेन, या जो भी जोड़ों का दर्द है, उसमें ये कि आप जब भी आपको पेन अचानक फ़ील होता है तो थोड़ा दिन रेस्ट करें, आराम दें जोड़ को अपने, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ लगाएं, आइस लगाएं, ओवर द काउंटर पेन रिलीफ वगैरह लें, ताकि जो एक अचानक फ्लेयर अप हुआ है उसको आराम मिले, और फिर स्लोली अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करें। और लॉन्ग रन में फिजियोथेरेपी कैन बी वेरी हेल्पफुल एज वेल। आजकल तो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं यू कैन बुक देम थ्रू योर जीपी एज वेल। और अगर आप अक्सर यंग लोग तो ऑनलाइन आजकल बहुत करते हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे या गूगल पे जाके दे कैन लुक एट द फ्यू एक्सरसाइजेज एज वेल। और दूसरी अहम बात है कि बैठ ना जाएं, बिल्कुल साकित ना हो जाएं, कुछ ना कुछ करें। डॉक्टर साहब, इसमें इस हवाले से आपको जो है ना, आपसे पूछते हैं कि जोड़ों की दर्द मतलब कौन कौन से जोड़ हैं, उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। मैं मिसिज नाज बोल रही हूँ। मैं ज़रा तो मुझे सुनाई कम देता है, लेकिन मुझे ये हुआ कि 6 वीक्स पहले मैंने पूछना था आपसे कि मेरे जो पाँव हैं उसमें पिंस एंड नीडल्स आने शुरू हुए हैं, और फिर उसके बाद वो नीडल जो वो थाई वो उसमें चले गए, इसमें शिन में आ गए, फिर शिन से वो थाई में आए, थाई से फिर बैक में चले गए, फिर मुझे सीवियर पेन शुरू हो गया। तो 2 वीक्स बिफोर फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होगी, बहुत ज़्यादा शदीद पेन था। तो उन्होंने कहा सेप्टिक को पेन होता है, वो है ये पेन। तो उसके बाद अब ये है कि उन्होंने मुझे कोडीन दी है, और साथ में एक और दी है जो एंथीलीन कुछ है करके, मेरे नाम सॉरी नाम नहीं लेना आता। रात को एक गोली खानी पड़ती है, तो कोडीन जो मैं सुबह शाम में एक टैबलेट लेती हूँ। अब मेरे पेन तो मुझे नहीं होता, लेकिन लेग जो वो बिल्कुल सुन हो गई है।
आप अच्छा, आपकी मिसेस नाज, आपकी एज क्या है? मेरी एज 75 है। 75। और उन्होंने क्या डायग्नोसिस बनाया था आपने बताया मुझे? मुझे स्टैटिस्टिक्स कुछ शियाटिका। शियाटिका, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बताया उन्होंने। ठीक है, आपको कोई फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई है? जी हम शुरू कर रहे हैं, 11 दिसंबर से कर रहे हैं शुरू मेरी। जी जी। आपको पहले भी ये हुआ था या पहली दफा हुआ? मुझे पहले जो था पेन, बैक का पेन 1-2 दफा हुआ था, लेकिन ऐसे लेग में नहीं गया था। फिर उसके बाद ना फिर 2-3 दफा हुआ लेग का, बैक का पेन, लेकिन इस दफा फर्स्ट टाइम लेग में हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए मिस नाज, आई थिंक शियाटिका जो है ना, वो एक शियाटिक एक नर्व होती है जो कि समझिए कि हल्के फुल्के दब जाती है, जिसकी जो हमारे बैक से चलती है, वो दब जाती है, तो उसकी वजह से अक्सर इस तरह का पेन रेडिएटिंग होता है। वो पेन होता है, प्रॉब्लम असल बैक में होता है, लेकिन उसकी असरात जो होते हैं आपके पाँव में, क्योंकि वो नर्व पूरे जा रही होती है दोनों पाँव में, तो उसके असरात आपको फील होते हैं। ज़्यादातर इसकी वजह यही होता है कि जोड़ घिस जाते हैं या तो बैक के, और उसकी वजह से वो नर्व को स्लाइटली टच करना शुरू कर देते हैं और वो पेन जाता है। इसके तरीका इलाज वही है कि आपने थोड़ा सा सबसे पहले जब हुआ है तो उसको आराम करें, ज़्यादा सिटिंग ना करें, कि जो काम जिससे अगर वो हो उसको अवॉइड करें। पेन रिलीफ लें और फिजियोथेरेपी एंड वेट रिडक्शन आपको लॉन्ग रन में करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत चला फिरा करें और थोड़ी सी जेंटल बैक एक्सरसाइजेज दिन में ज़रूर करें। और ये टाइम लेता है, इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस शख्स को भी बैक का प्रॉब्लम है, मैं उनको हमेशा एक बात ज़रूर बताता हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, ये फ़ौरन सही नहीं होता। और अपना जो भी प्लान जीपी या फिजियोथेरेपिस्ट आपको देता है, आप उसको फॉलो करें इन अ लॉन्ग रन एज वेल। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। चलें, अभी एक और कॉलर हैं, पहले जो कॉलर थे उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका, तो अभी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है। मैंने दोबारा इसलिए फ़ोन किया है कि एक तो मैं जब से मैंने लंबा सीधा करना शुरू किया है ना, उससे मेरी कमर में बड़ा फर्क पड़ा है। एक्चुअली उसकी वजह है कि वो आपका जो पोस्चर होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है उसमें। एक्चुअली बहुत सारे जो लोग योगा करते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं इस तरह के सिजदा करने के लिए, उससे काफ़ी पोस्चरिंग में बड़ा आराम मिलता है। एक्चुअली राइट, आप बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक और बात है, मेरा वजन 11.5 स्टोन है। जी जी। तो लेकिन ये है कि मैं पहले तो मैं जैसे आप कह रहे हैं ना, मुरगन गुजाए और ये गोश्त का शांडी खाती थी मैं, तो उससे मेरा मतलब कि तबीयत भी डर रहती थी और वजन कभी कम नहीं हुआ। अब ये है कि मैं खाती बहुत कम हूँ, लेकिन ये है कि मेरा वजन वेट मशीन पे कम नहीं जा होता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले से हल्की हुई हूँ। तो क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हमारी रेगुलर कॉलर बन गई हैं आप, इस वजह से आपके फ्रेश हो गए। नहीं, मैं वो तो मजाक में कह रहा था। नहीं, लेकिन एक्चुअली देखिए ना, आप जब हेल्दी खाना खाते हैं तो उसका असर तो हर जगह होता है, ना सिर्फ आपके जिस्म पे बल्कि आपके मूड पे भी होता है। एक्चुअली अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं तो उससे आपकी हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली इनके जो क्वेश्चन है उसका आप आंसर इनको ज़रा ब्रेक के बाद भी दे दीजिएगा, अभी चूँकि हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है 30 सेकंड के अंदर। तो नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी, और उसका सेगमेंट जो आस्क जीपी। आप हमें जो है अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सेहत के हवाले से, और डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपको आंसर करेंगे वो आपका कोई भी सवाल हो जो सेहत के हवाले से हो। तो आप कॉल करते रहिएगा। आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आस्क जीपी सेगमेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं, और सेहत के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा प्रोग्राम हर महीने के पहले 2 संडे होता है, लेकिन इस महीने बहुत सारे लोगों ने इसरार किया था कि इसको ज़्यादा करें, तो ये इस महीने तीसरे वीक भी जाएगा, यानी जो 3rd संडे है उसको भी होगा।
तो ब्रेक पर जाने से पहले हमारी जो रेगुलर कॉलर थी गुलशन, उन्होंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था, तो डॉक्टर साहब उसी से हम कैरी करते हैं, आप उनको प्लीज़ आंसर कर दीजिए। तो जो सवाल था उनका वो ये था कि जब से उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया है और ग़िज़ा में चेंज लाई हैं, वो शी इज़ फीलिंग बेटर। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमसे शेयर की, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो भी शख्स, क्योंकि वो हमें काफ़ी महीनों से कॉल कर रही हैं और वो एक एक लम्हे में हम बताती हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो लोगों को एक्चुअली ये पता भी चलना चाहिए, जो हमारे कॉलर्स हैं जो सुनते हैं हमें, कि लोगों की लाइफ में चेंजेस आती हैं, लेकिन हाँ मैजिक कोई नहीं होता कि आज मैं चेंज करूं और कल मैं सही हो जाऊं, ये नहीं होता। स्लो चेंज होती है। हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए। हमारी एक एज है, हमारे एक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ज़ाहिर है आप उस तरह तो फील नहीं कर सकते 70 ईयर्स में जैसे कि आप 17 साल में थे, तो ऑब्वियसली यू कांट बी द सेम, बट इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो उसमें होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खाने पीने में एहतियात की, हो सकता है आपका वज़न फ़ौरन ना नीचे जाए, लेकिन आपके जनरल हेल्थ में, एक जनरल वेल बीइंग में, जनरल मूड में और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आपको उसका असर ज़रूर मिलता है। आप ज़्यादा खुश रहते हैं, आपके अंदर ज़्यादा एजिलिटी होती है। अगर आप खाना ऐसा खाएं जो कि भारी होता है, तो ज़ाहिर है आपका दिल नहीं चाहता कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें या बाहर जाके कोई काम करें, तो ज़ाहिर है एक सही खाना खाने से उसका आपके मूड पे, आपकी सेहत पे और आपकी ओवरऑल वेलबींग पे अच्छा ही असर होता है। लेकिन उसके लिए आप में थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, आप में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और उस पर करते रहना चाहिए। ये ना हो कि एक महीना किया फिर दूसरे महीने छोड़ दिया, फिर एक महीना किया। तो इसलिए आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम हर कि लोग नाउमीद ना हो, और मैजिक क्योर नहीं है, लेकिन अच्छा काम करना वैसे ही हमें चाहिए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अच्छे काम से फ़ौरन नतीजा नहीं भी मिल रहा, तो सब्र के साथ, लेकिन क्योंकि एक सही चीज़ है उसको कंसिस्टेंट करना, कैरी ऑन करना चाहिए। खैर ये हमारे नाज़रीन के लिए भी एक डॉक्टर साहब अच्छी बात है कि जिन लोगों ने आपकी मतलब तजवीज़ के ऊपर अमल किया है एज ए मेंटर, एज ए डॉक्टर, ज़ाहिर है आपने उनको ओपिनियन दी, उन्होंने फॉलो किया एंड नाउ दे आर गेटिंग रिजल्ट एज वेल। सो उनको चाहिए कि उसको कैरी करें। अभी हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा और प्रॉब्लम। जी मैंने आपसे फोन पे बात की थी, जो आपने बैग का बताया था। तो बेटा वो मुझे एक आखिरी बात पूछनी जो थी वो ये थी कि मेरा जो पाँव है, वो अब पाँव और लेग वो सुन्न है, जैसे सो नहीं जाते जी, तो मैं वरीड हूं कि वो क्यों सुन्न है। ये आपके शैटिका की वजह से ही सुन है। एक्चुअली शैटिका की वजह से, नर्व की वजह से हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होगी। लेकिन आप थोड़ा सा चला फिरा भी कीजिए, बिल्कुल सिर्फ बैठे मत रहिए। और जैसे कि कुर्सी पे बैठते हैं उससे भी खराब हो जाता है अक्सर, लटकाने से, पाँव लटका के बैठने से थोड़ा सा प्रिवेंट करें, ना बैठें, क्योंकि उससे ये और दबता है। और जो आपको फिर वही बात बोलूँगा कि लॉन्ग रन में आपको चंद चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना ये चीज़ और ख़राब हो जाएगी। उसमें आपको वेट रिडक्शन है, जैसे आप बैठती हैं, फिजियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो फिजियो पे प्लीज़ बहुत तवज्जो दीजिएगा और उसको कैरी ऑन कीजिएगा। और हमेशा आपको, अगर आपको पेशाब या पखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो ये है, हाँ, वो मेरे ख्याल में कोडीन की वजह से आपको हो रही है। आपने बताया था कोडीन ले रही है। कोडीन शुरू से अच्छा, लेकिन कोडीन भी उसको ज्यादा कर देती है, तो उसके लिए आप उसके लिए सेना ले सकती हैं, लैक्टोलोज ले सकती हैं, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है। साथ लेती हूं मैं जी, उससे आपको फायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है उनकी, तो जब अगर दोबारा वो कॉल करेंगे तो हम उनको कैरी करेंगे। डॉक्टर साहब असल में हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की, आपने बताया कि उसकी रीज़न क्या है सारा कुछ, लेकिन आप हमारे नाज़रीन को ये एक चीज़ बताइए कि जोड़ों असल में कौन कौन से जोड़ हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि समटाइम सिर्फ जो है वो लोग कहते हैं कि ये हमारे घुटनों में दर्द है। क्या घुटने ही सिर्फ बॉडी के अंदर जोड़ हैं या और भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि जो जिनको हम कहते हैं कि यहाँ भी जो दर्द है वो जोड़ों का ही दर्द है? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं मिसेस नाज की। जी कॉलर है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई थिंक उनका वो शोर ज़्यादा है। डॉक्टर साहब अभी वो दोबारा ले लेंगे कॉल, लेकिन अभी तो हम एग्जांपल लेते हैं मिसेस नाज की, जिन्होंने बताया कि उनको कमर में दर्द हुआ और फिर वो रेडिएट होके मूव होके लेग्स में गया और पिन्स एंड नीडल्स। सो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर अभी फ़ोन किया था। तो ये एक मोस्ट कॉमन पेन जो आजकल हम देखते हैं आफ्टर 40-50 ईयर्स ऑफ एज इज़ योर बैक पेन, सबसे कॉमन। और उसके बाद जो सबसे कॉमन पेन है वो है जोड़ों में नी का पेन, जिन्हें घुटनों का दर्द, घुटनों का कहते हैं आप दर्द। ये आपने पूछा कि कौन से सबसे कॉमन है, तो ये दो जो है ना, ये सबसे
कॉमन है, लेकिन वैसे दर्द तो कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा शोल्डर्स में काफ़ी कॉमन इशू होता है शोल्डर्स का भी, स्पेशली जो वर्किंग एज लोग हैं जो कि काम करते हैं टेस्कोज़ में या फिजिकल जॉब्स करते हैं, ड्राइविंग बहुत लंबी लंबी जो करते हैं, तो शोल्डर्स पेन इज़ बिग इशू एज वेल। लेकिन बैक पेन या कूल्हों में या जो हिप्स का पेन है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू इन दिस कंट्री, आई थिंक ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज वेल। राइट, डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर एक मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन आजकल मेरी उंगलियों की जो राइट हैंड की उंगलियां हैं उसमें बहुत दर्द रहता है। अच्छा, आपको कौन सा आर्थराइटिस है, आपने कौन सा बताया? ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपकी। आपका नाम और एज क्या है आपकी? मेरा नाम फौजिया है और एज है 55। आपको आर्थराइटिस का कैसे पता चला आपको आर्थराइटिस है? जी मैंने टेस्ट करवाया, मेरा MRI निकाले उन्होंने। कहाँ पे है आर्थराइटिस आपको? होल बॉडी में है। अच्छा, बॉडी में है हर आपको। जगह पे। तो आपको राइट हैंड में आप कह रही हैं अब दर्द होना शुरू हो गया? जी जी जी। स्वेलिंग तो नहीं हो रही? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि मैंने भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पहले जिस कॉलर ने आपसे बात की सेम इसी तरह मैंने भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन भी कम हो गया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लगभग 6 महीनों के बाद कम से कम मुझे वजन वगैरह कम हो गया है, लेकिन दर्द रहती है। जी जी। आपने कोई फिजियो वगैरह की है इसकी? जी अभी नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से फिजियो नहीं हो सकी है। हाथों की फिजियो कोई नहीं की अभी? जी नहीं, हाथों की नहीं हुई। तो मैं अगर आपको पूरे जिस्म में ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, तो मैं अगर स्वेलिंग नहीं हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हाथों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू हो सकता है। फौजिया, मेरे ख्याल में जो मैं सिंपल एडवाइस दूंगा एक्सरसाइज की, जब तक आप अपने फिजियो को नहीं मिल सकती, वो ये है कि आप एक सॉफ्ट बॉल जैसे आती है ना, जैसे टेनिस बॉल या कोई सी, उसको आप हाथ में लें और उसको स्टार्ट स्क्वीजिंग इट व्हेन यू वाचिंग टीवी या कोई काम कर रही हैं तो 5 मिनट 10 मिनट, उसके बिल्कुल सिंपल तरीका है एक्सरसाइज का फॉर योर रिस्ट प्रॉब्लम्स एंड हैंड फिंगर प्रॉब्लम। सो नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टार्ट टेकिंग सम विटामिन डी एंड विटामिन सी रेगुलरली एज वेल। NHS में हम 70 ईयर्स के बाद देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को जोड़ों में प्रॉब्लम आ रही है अर्ली एज में, तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट टेकिंग ओवर द काउंटर विटामिन डी एंड सी, जो कि आपके जोड़ों को प्रिवेंट करेगी और थिनिंग होने में और मुसीबत हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। सो आई थिंक स्टार्ट अर्ली, डू सम एक्सरसाइजेस, टेक पेन रिलीफ और कोई भी एग्रीवेटिंग फैक्टर से बचने की कोशिश करें। राइट। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बच्चे आप सब दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे काम में खड़े हो गए हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और आमीन आमीन, और आपकी प्रोग्रेस में और भी इजाफा हो। हमें खुशी होती है कि आप लोग हमें कुछ एडवाइस करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चीजें डालते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। बेटा मैं अपना मसला ये बता रही हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा ये है आर्थराइटिस का जबरदस्त पेशेंट हूँ। जी जी। मेरा घुटनों का भी दोनों का ऑपरेशन हो चुका है, मेरी लेफ्ट बाजू का ऑपरेशन हो चुका है, मेरा बैक का 2 दफा ऑपरेशन हो चुका है, स्पाइन का। पहले 3 मोहरे हुए थे, वो 9 साल पहले हुए थे, अब 3 मोहरे फिर दोबारा हुए हैं। अब बेटा मुझे मसला ये हो रहा है कि मेरा जो लेफ्ट साइड बाजू है, इसका बाजू सोता है, दिन में भी सोता है, रात को भी सोता है और इसमें सुइयां चलती हैं। मैं सारा दिन उसको रगड़ती रहती हूँ, हाथ को, अपनी उंगलियों को पोटे जो है ना उसको रगड़ती रहती हूँ, लेकिन इसमें सुइयां चलती रहती, मुझे इरिटेट करती हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसको मैं हटा दूँ, लेकिन वो मेरे से यानी मुझसे वो नहीं हो रही। तो प्लीज मुझे इसके लिए कुछ गाइड करें, मैं किस उससे रिलेटेड है या कोई नया मसला बात? अच्छा, ये आपका वो शोल्डर है जिसका ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, वही वाले शोल्डर। अच्छा, उसी शोल्डर में मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं जी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी जी डॉक्टर साहब। हम कॉलर का नाम पूछना भूल गए। खैर, जो इन्होंने बताया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवरऑल, उसमें नमनेस हो गई है उनको उस शोल्डर में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की नमनेस आफ्टर ऑपरेशन नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से होती है, यानी कि नर्व कोई चीज़ छू रही होती है। इट कुड बी अ स्वेलिंग इन योर शोल्डर पोस्ट ऑपरेटिव साइट पे, या फिर इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, कोई सी भी चीज़ जो होती है ना उसकी वजह से नर्व अफेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से आप रेडिएटिंग पेन, पिन्स एंड नीडल्स वगैरह फील करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनको इतने अपने डॉक्टर से एक तो चेक करवा लें। मुझे पता है कोरोना में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी नर्स या डॉक्टर या फिजियो से अगर अपॉइंटमेंट हो वो एक तरह से चेक कर लेंगे कि वाकई नमनेस या टिंगलिंग किस किस्म की है, किस डिग्री की है। और अगर ये कंसिस्टेंटली रहती है और ये और बिगाड़ आ रहा है इसमें, तो मेरे ख्याल में आपको
वापस जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिसने ऑपरेशन किया था उसके पास जाके मशवरा लेना चाहिए ताकि वो मज़ीद MRI वगैरह करके उसको चेक कर लें। राइट। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया सोशल मीडिया से कि एक 25 साल के नौजवान, उनका जो दायां हाथ है, उनकी जो नर्व्स हैं वो कहते हैं कभी कभी उसमें ऐसे लगता है जैसे करंट सी आ जाती है, यानी कि वो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 सेकंड और 2 सेकंड के लिए, तो एक ऐसी वेव आती है कि जिससे पूरा हाथ वक्ती तौर पे जस्ट फॉर सेकंड जिसको पेन भी होती है और वो नर्व से ऐसे चीज़ घुसर के जाती है। तो वो क्या वजूहत हो सकती हैं? वो काम जो है वो ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब कंप्यूटर वगैरह का और इस तरह की चीज़ें, यानी वो मूवमेंट है उनके हाथ की। यंग एज में ज़्यादातर ये पेन जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों से होता है। एक तो रिस्ट से भी हो सकता है, अगर सिर्फ हाथ में आ रहा है, कार्पल टनल हमें कहते हैं, उसकी वजह से भी पिन्स एंड नीडल्स मुख्तलिफ फिंगर्स में आ जाती हैं, उसमें आपको फील होता है नमनेस वगैरह। बाज़ दफ़ा एल्बो में भी पेन होता है, एल्बो के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से भी आपको रेडिएटिंग पेन हो सकता है। ये साउंड्स मोर लाइक अ RSI टू मी, विच इज़ रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जो कि काम की वजह से अक्सर होती है, या तो स्पेशली जो आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, या लोग जो हैवी लिफ्टिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल वर्किंग इन टेस्कोज, टिल में हाथ की मूवमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादातर इस तरह के पेन क्या होता है। ये मुझे नहीं लगता ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह को ऐसा इशू है। मोस्ट साउंड्स मोर लाइक अ RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। उसके लिए किस तरह से वो थोड़ा सा हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं माउस पकड़ता हूँ राइट हैंड से और मेरी माउस की मूवमेंट है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा आराम दूँ। तो इस हाथ से यूज़ करने के बजाय आप दूसरे हाथ को ट्रेन कर लें और उसको थोड़ा सा सब आराम दें इस हाथ को, ताकि आप इस हाथ से मैनूवर करें, नंबर 1। सो जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करें। टाइपिंग में भी इसी तरह कोशिश करें कि दूसरे हाथ का इस्तेमाल करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये आराम नहीं आ जाता तो आप दूसरे हाथ को इस्तेमाल करें। और उसके बाद जनाब फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन ले सकते हैं। रिस्ट स्प्लिंट आता है जो रात में हेल्प करता है सोने से, क्यों, ताकि रिस्ट मुड़े नहीं आपकी। तो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन साउंड्स मोर लाइक RSI टू मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी उम्र है 79 और मेरे राइट पाउंड में जो एड़ी जो है उसमें बड़ी पेन हो रही है। इसको ये क्या, मेरे ख्याल में प्लांटर साइट इस किस्म का नाम देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। आपकी एज क्या है? तो आपका नाम क्या है? सॉरी, एज मेरी है 79 ईयर। नाम आपका क्या है? रियाज शेख। एक पाँव में है कि दोनों में है? नहीं डॉक्टर साहब, एक ही पाँव में है। कब से है? और ये मोर देन 3 मंथ्स हो गए। स्टार्ट कैसे हुआ था? बस स्टार्ट की कि मैं समझता हूँ किसी वक्त मैं गार्डनिंग में काम कर रहा हूँ तो एक ही उसके ऊपर ही थोड़ा सा, मैं राइट आर्म होना तो हो सकता है इसकी वजह से। आप वॉक वगैरह करते हैं, जाते हैं, एक्टिव हैं? जी, वॉक वगैरह काफी है, इतना तो नहीं, लेकिन ये कि मेरा है काफी। मैं अब से मेरा बेडरूम है तो पता नहीं 10वीं मरतबा मैं ऊपर नीचे आता जाता है। इंजरी कोई नहीं हुई है? लेकिन इंजरी कोई नहीं है। मैं आपको मशवरा बताता हूं। इसी तरह से मैं थोड़ी देर अगर बैठा रहूं और अब जैसे टीवी देख रहा हूँ, आधे घंटे के बाद उठूंगा तो फिर ये, और अर्ली मॉर्निंग में जब बेड से उठ के जाता हूँ तो बहुत स्टिफ होता होगा। मिनट के लिए मुझे बहुत ही पेन बिल्कुल 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 टिपिकल प्लांटर फाशियाइटिस के सिम्टम। मैं आपको बताता हूँ इसका। डॉक्टर साहब आपको आंसर कर रहे हैं। जी जी। तो प्लांटर साहब एक आंसर करने से पहले हम 2 कॉलें और ले लेते हैं, फिर आप इकट्ठा इनको आंसर कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो पाकिस्तान में रहती है, अफगानिस्तान में, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड था पाकिस्तान अल शफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। इसका प्रॉब्लम ये था कि वो डायबिटिक पेशेंट था पिछले कई सालों से, तो अचानक से उसके आई साइड चली गई फंगस की वजह से। जब वो पाकिस्तान में आए अल शफा में, उसका MRI CT स्कैन सब कुछ कंप्लीट होकर, तो लोगों ने बताया कि ये इसका फंगस आई के लिए बहुत करीब आ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन भी किया, और बाद में अभी भी वो दवाई वगैरह, इंजेक्शन और ड्रिप्स ले रही वगैरह, जो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मुझे ये पूछना है कि उसका आई साइट दोबारा आ जाएगी या नहीं। उनकी एज क्या है? उनका एज तकरीबन 40 तो नहीं, लेकिन तकरीबन 40 का है करीबी। और उनको डायबिटीज कब से है और किस किस्म की? इंजेक्शन वाली है कि दवाई वाली है? नहीं, पहले तो दवाई वाली था, लेकिन वो उतना एहतियात नहीं करा। अभी वो इंसुलिन भी चले गई, क्योंकि बिल्कुल उसका बहुत हाई रहता है ब्लड प्रेशर, इंसुलिन डिपेंडेंट है। और उनके जब ये ऑपरेशन हुआ उससे बेहतरी आई है कि नहीं? डॉक्टर ने बताया पहले तो बेहतरी आई, लेकिन आई साइड चली गई।
और बाद में उसने बताया कि ये इसका फंगस जी फंगस की वजह से अभी भी फंगस है उसका, हम लोगों को पता नहीं कि उसका क्या इलाज होगा, शायद आ जाएगी दोबारा या नहीं, क्योंकि डॉक्टर अभी भी उसको बताया कि अभी दोबारा से हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और दोबारा से ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने डायबिटीज की वजह से नहीं बोला खराब हुई आइज? जी डायबिटिक फंगस आप बोल रही हैं। ओके फाइन, ओके आई विल कम बैक टू यू। ओके डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं। जी जी एक और कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपनी एज बता दीजिए और क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा मेरा नाम है रईसा और मैं ना बोल रही हूँ उधर से ब्रिस्टल से बोल रही हूँ। जी जी। और मेरा सवाल ये है कि मेरी ना जो गर्दन है ना उसका लेफ्ट साइड है ना, उस कान से पीछे से उधर से दर्द शुरू होता है तो होता फिर मेरे बाजू में जाता है, तो फिर सम टाइम ना मेरे गर्दन का पीछा नहीं जो जहाँ हराम मगज होता है जे वाले उधर भी ना दर्द होता है, काफी बड़ी उधर दर्द होता है, तो उधर से दर्द होता है सारा नीचे आता है तो काफी दर्द होता है, तो फिर हाथ की उंगलियों तक जाता है। कब से हो रहा है ये? जी कब से है ये? मुझे है कोई 3 साल हो गया तकरीबन ये चलता। तो डॉक्टर के पास मैं गई हूँ तो वो कहते हैं ये अर्थराइटिस है। एक्सरे हुआ आपका? नहीं एक्सरे नहीं हुआ। आपकी एज क्या थी? सॉरी मैं भूल गया, आपने बताया। मेरी एज 62 है। 62। और मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि मेरे जो नेल है ना जी जी वो नेल हाथों के नेल जो है और नीपों के नेल वो सारे ग्रूव्ड हो गए। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, तो आप बारी रियाज साहब पहले हमारे कॉलर थे, प्लांटर फिशाइटिस के बारे में उन्होंने पूछा। प्लांटर फिशाइटिस का सवाल हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी एक आया था। प्लांटर फिशाइटिस बेसिकली एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारी हील होती है, जो एड़ी कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर वो दर्द करना शुरू कर देती है जब हम चलते हैं या स्टैंड करते हैं। ज़्यादातर एक्टिव लोगों में होती है जो वॉक करते हैं, गार्डनिंग उन्होंने बताया वो गार्डनिंग करते हैं। इसका 90% रीजनिंग आपकी शू वेयर होती है। बेसिकली आपने कोई सख्त शूज़ पहन लिया, ज़रूरी नहीं है सख्त शूज़ ही हो, लेकिन कोई भी चीज़ जिससे कि स्ट्रेस पड़े आपकी हील पे, उससे प्लांटर फिशाइटिस एग्रीवेट हो सकता है। तो सबसे पहला मेरा मशवरा जो भी शख्स प्लांटर फिशाइटिस के साथ आता है उसको ये होता है कि जो भी शूज़ आपने कल पहना था और पेन फील किया ऑन द फर्स्ट डे और द सेकेंड डे, डू नॉट वेयर द सेम शू वेयर नेक्स्ट डे। मैं उस शू वेयर को नहीं ब्लेम कर रहा, लेकिन आपको उस एंगल को तोड़ना होता है ताकि आप जब दूसरा शू पहनते हैं तो दूसरा एंगल होता है और उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी ये पेन हो आप कोशिश करें कि जूते ना पहने, कोई स्लीपर्स पहन लें घर में या कंफर्टेबल शू वेयर टाइप की चीज़ें पहन लें। रात को सोने से पहले डिप इट इन द वार्म वाटर। ओके, जैसे उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त बहुत खिंचाव फील होता है, ये बड़ा कॉमन इशू है इसके साथ, तो आप डिप करें वार्म वाटर में, पुट सम जेल्स, आइबो जेल्स वगैरह लगाएं और सुबह उसमें आपको आराम आएगा। लेकिन उसके लिए शू वेयर इज़ 90% ट्रीटमेंट। इंसोल्स ले लें, जेल इंसोल्स वगैरह आती हैं वो ले लें, पेन रिलीफ भी ले सकते हैं, आराम दें, जूते चेंज करें तो आहिस्ते आहिस्ते उसमें बेहतरी आएगी। राइट, 2 और आंसर आपको करने जी। एक हमारी खातून थी, उन्होंने ख्याल में अफगानिस्तान से उनके भाई थे जो कि इस्लामाबाद गए थे और उनको ब्रदर इन लॉ आई थिंक, और वो जाके उनको eyesight, he lost his eyesight very sadly, he's just 40 years of age। तो यकीनन उनको डायबिटीज़ मुझे लगता है काफ़ी पुरानी होगी जिसकी वजह से कि उनकी रेटिना वगैरह अफेक्टेड हुई और दैट्स वाई ही लॉस्ट हिज आइज़। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी शख्स को डायबिटीज़ होता है उसका हर साल आई का चेकअप होता है। उसकी वजह ये होती है कि डायबिटीज़ आपकी आई साइट को अफेक्ट करती है और उसलिए डायबिटिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, तवज्जो नहीं दी और डायबिटीज़ इतनी बुरी हो गई कि वो रेटिना जो है उसकी उसमें ख़राबी हो जाती है, एंड दैट्स वाई दे लूज़ देयर साइट एज़ वेल। अनफॉर्चुनेटली उनके भाई की आई साइट लूज़ हो गई है। ये बहुत मुश्किल है कि वो आई साइट वापस आए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऑपरेशन किस चीज़ का किया है इन पाकिस्तान, बट वट एवर देव डन, आई साइट उन्होंने जैसे बताया वो तो कोई इतनी अफाका नहीं हुआ है। रेटिनल इश्यूज़ में ख़ास के डायबिटीज़ की वजह से वापस आई साइट का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली अभी मैं पूरा केस मुझे नहीं पता, दे कैन कीप ट्राइंग, मे बी यहाँ पे भी किसी आई सर्जन से वो मशवरा कर सकती हैं, लेकिन ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है।
दूसरी हमारी कॉलर थी रईसा, जिन्होंने बताया कि उनकी नेक में पेन होती है और वो पेन जो है वो 1 साल से चल रही है और वो अक्सर उनके शोल्डर्स में भी चली जाती है। डॉक्टर ने उनके कोई टेस्ट नहीं कराया लेकिन बोला है कि आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला होगा, जिसमें कि घिस जाते हैं जॉइंट बेसिकली। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं इस तरह के नेक पेन की। अक्सर ये पेन लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो सडन वे में, वो कहते हैं हम सुबह उठे और हमें नेक में खिंचाव हो गया और वो पेन जो है जनाब कैरी ऑन रहता है फिर महीनों महीनों। तो सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि वो पेन स्टार्ट कैसे हुआ था। शी फेल्ट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वन डे सडनली, या ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ था, या कोई काम करते हुए हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर है ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हम सबको होना है, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जोड़ों में तो घिसाव आना है, तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस यकीन कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन उसका प्रिवेंशन करना किस तरह से, इस पेन से बचना इस तरह से कि कोई भी चीज़ जो कि इसको एग्रीवेट कर रही है, फ़र्ज़ कीजिए आपका तकिया है, फ़र्ज़ कीजिए आप जिस तरह बैठ के सिटी पे टीवी देखती हैं या कोई दूसरे काम करती हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा उसको देखना है, उसको एग्रीवेट करने से बचाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप टॉपिकल जेल्स वगैरह पेन रिलीफ लगा सकती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजियो आपका जीपी आपको बता सकता है। अगर आपके घर में आज मुझे पता है कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते, तो कोई अगर यंगस्टर हैं घर के अंदर, वो इंटरनेट पे देख के कोई भी सही वेबसाइट से सिंपल नेक एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकती हैं, जिससे कि ये खिंचाव में आसानी होगी। आप मसाज भी करवा सकती हैं। इसके अलावा शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस भी बहुत मदद करती हैं नेक पेन में। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप आजकल के हालात में रहते हुए कर सकती हैं, जिससे कि इसमें आराम मिले। दूसरा उनका था कि उनके हाथ, हाँ, नेल का उनका जो नेल था, हाँ, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी तो मैं क्विकली नेल के लिए उनको ये बताऊंगा कि अगर नेल में कोई इश्यूज़ इतने लंबे अरसे के हो रहे हैं तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें। ब्लड टेस्ट में आयरन लेवल्स वगैरह ज़रूर कराएं और फुल ब्लड काउंट, एक पूरा MOT काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, ताकि पता चल जाए। बाज़ दफ़ा बहुत सारी खून में कमी की वजह से भी नेल्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर नेल डिस्कलर्ड हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने GP से कह के नेल क्लिप, हाँ, अगर डिस्कलर में, और दूसरे लोगों के लिए बताया, अगर कोई नेल में डिस्कलरेशन हो रही है तो उसके लिए नेल क्लिपिंग हम करवाते हैं। तो 2 चीज़ें, एक तो ब्लड टेस्ट हो गया, और अगर कोई कलरेशन का इशू है तो क्लिपिंग आप करा के भेज दें फंगस इन्फेक्शन वगैरह। राइट डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे जितने नाजरीन हैं उन्होंने जो कॉल्स की हैं आपने उनको मशवरा दिया। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, जो मैंने आज एनालाइज़ किया है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकली है वो है लाइफ स्टाइल जो है आप चेंज करते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो है उन मसाइल का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आप उससे निकलें और अच्छी सेहत की तरफ लेके आएँ अपने आप को, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अगर अपने तमाम शोज़ को एनालाइज़ भी करें तो उसमें यही है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करना है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें या मुर्गन गुज़ाएँ खाते हैं तो आपको उससे परहेज़ करना है, या जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है आपके इशू के हवाले से, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बेहतर सेहत की तरफ जा सकेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम देखा है, आप हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो नेक्स्ट संडे को होगा। हमें अपने फ़ीडबैक से लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।